हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 11। जी हां, वीवीआई क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले कि मैं 10 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर आप उन 10 क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 10 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये जो 11 नंबर के वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो मैं एमएम अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 11 नंबर का जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये क्या है, ये क्या कहता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये कहता है राइट हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव, prove the law of reflection or diffraction of light on the basis of Heisenberg principle of light। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और पूरे 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएगा। अगर जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसे लिख करके आ गए ना, तो एक नंबर भी इसमें से नहीं कर सकता है। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन से पूछा गया है, इसमें करने को आपको कहा जा रहा है आंसर। तो तीनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग बारी बारी से करता हूं कंप्लीट। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है राइट द हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव। पहले ये बताइए कि हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव क्या था, मतलब हाइजेंस साहब का क्या प्रिंसिपल था वेव्स के बारे में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कहता है प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट। मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है ना, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाकी 2 सवाल जो हमारे सामने और भी है ना प्रूफ करना, उसको भी करते हैं। ठीक, तो अगर आप इतना कर लेंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, 100% 5 के 5 मार्क्स आपका मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। कहता है हाइजेंस गैव अ हाइपोथेसिस फॉर अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ कॉमन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट। ध्यान दीजिए, हाइजेंस साहब का ये हाइपोथेसिस था, यह अवधारणा थी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ज्यामितीय रचना के आधार पर, कि पोजीशन ऑफ अ कॉमन वेव फ्रंट है ना, कॉमन वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है, ये पॉइंट वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो किसी एक वेव फ्रंट, ये कॉमन वेव फ्रंट होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण, ड्यूरिंग द प्रोपैगेशन ऑफ वेव्स इन मीडियम, जब वेव मीडियम में प्रोपैगेट करेगा तो फर्दर इन द मीडियम, जब मीडियम में आगे की ओर बढ़ेगा। तो उनका यह मानना था, जिसमें पहला उन्होंने यह कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, मतलब प्रत्येक पॉइंट जो दिए गए वेव फ्रंट का होगा, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। वह कैसा एक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, फ्रेश सोर्स के जैसा। ठीक है, ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस के, न्यू डिस्टर्बेंस के बाद, कॉल सेकेंडरी वेवलेट। जैसा सपोज अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये कोई वाल है और कोई वेव इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, ये वेव आगे कोई चला। अब ये वेव जब यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे इंटरफेस हुआ, तो इंटरफेस के बाद ये वेव अगर इस तरीके से प्रोपैगेट किया ना, तो कहता है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। उस वेव को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, डिस्टरबेंस के बाद। ठीक है, फ्रेश, और ये जो वेव है ना, ये प्राइमरी वेव हो गया और ये सेकेंडरी वेव हो गया, जो कि एक फ्रेश सोर्स कहलाएगा। कैसा सोर्स कहलाएगा, एक फ्रेश सोर्स कहलाएगा, जो एक फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है। नया डिस्टर्बेंस के बाद जो वेव निकलेगा ना, यह एक नया वेव कहलाएगा। ठीक है, जिसका नाम सेकेंडरी वेवलेट्स पड़ा। ठीक, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, जो किसी भी दिशा में जा सकता है, या इधर भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। किस स्पीड से ये वेव चलेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स किस स्पीड से चलेगा, तो जितने स्पीड लाइट का होता है उसी स्पीड से ये ट्रेवल करेगा। एक बात तो ये हो गया कि डिस्टर्बेंस के बाद जो वेव्स चलेगा वो एक फ्रेश सोर्स होगा। दूसरा ये होगा कि उसका नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी वेव्स। और तीसरी बात ये हो गया, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, और ये किसके स्पीड के बराबर हो सकता है, तो लाइट के स्पीड के बराबर होगा। एक बात। दूसरा बात कहता है कि अ सोर्स टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो सेकेंडरी वेवलेट जो टच कर रहा है ना, जो सरफेस को, जिस सरफेस से ये टकराने के बाद, इंटरफेस के बाद जो चलना शुरू किया ना, तो वो
सरफेस से कैसा होगा, तो टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर जो वो बढ़ेगा ना वो टेंजेंशियली बढ़ेगा, मतलब इस लाइन को, इस सरफेस को टच करते हुए आगे को टेंजेंशियली स्पर्श करते हुए, छूते हुए आगे को बढ़ेगा, है ना। एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव्स, जो नया वेव्स देगा वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, किसी भी क्षण। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है। तो ये था हाइजन साहब का प्रिंसिपल था, ये उनका हाइपोथेसिस था, ये मानना था वेव्स इस तरीके से बिहेव करता है किसी डिस्टर्बेंस के बाद। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें जो बचे हुए 2 सवाल है उसे कंप्लीट करना है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन का जो लॉ है ना उसे प्रूफ करना है। अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, है ना। और रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मुझे प्रूफ करना है। तो इससे प्रूफ करने के लिए, इन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक 2 चीज होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए। तो ये रहा मेरा स्केल, बच्चे को पीटने वाला स्केल, ठीक है ना। जी हाँ, तो एक स्केल होना चाहिए। आपको याद है, आप याद रखें, जब एग्जाम में जाए ना तो पूरे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ आप एग्जाम में जाओगे फिजिक्स के दिन, ठीक है। तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी डायग्राम बनाना है आप अच्छे से इंस्ट्रूमेंट, आप स्केल वगैरह का यूज़ करके बनाएंगे तो आपका डायग्राम अच्छा बनेगा, खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो एक स्केल होना चाहिए आपके पास, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाल होना चाहिए, ठीक है, प्रकाल होना चाहिए। ये 2 चीज़ होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन। क्या करना है, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके अभी मैं दिखाता हूं। 2 से 2 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए आपको इस बोर्ड के ऊपर स्केल को रखना है, अपने कॉपी पे स्केल को रखना है, ठीक। मैं स्केल को रख दिया, ठीक है। ये मेरा स्केल है, बढ़िया खूबसूरत स्केल है, ठीक है। ओके, जी हाँ, एक लाइन खींच लेना है, ये लाइन मैंने खींच लिया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, एक रे खींचना है। और वो रे कैसा रे होना चाहिए, इंसिडेंट रे कहलाएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। एक रे ये खींच लेना है, देखते जाइए, जैसे जैसे मैं कहता हूँ, जैसे स्टेप मैं लेता हूँ वैसे स्टेप आपको भी लेना है, ठीक है। ये एक सरफेस हो गया, ये कैसा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। एक परावर्तक सतह कहते हैं इसको हिंदी में। और दूसरा फिर क्या करना है, सेम इसी के पैरेलल एक रे और आपको ले लेना है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम पैरेलल इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। एक ये रे हो गया इंसिडेंट, दूसरा रे हमारा ये हो गया इंसिडेंट। ओके, अब क्या करना है, अगला स्टेप आपको प्रकाल की जरूरत है। आपके पेंसिल, चाहे पेंसिल से बना सकते हैं या पेन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेन प्रकाल में लगा दे तो भी अच्छा है, अगर नहीं तो फिर पेंसिल लगा के रखें, पेंसिल से बनाएं। तो प्रकाल में क्या करना है, प्रकाल में पेंसिल लगा लेना है। और ये जो पहला रे जो आप खींचा है ना, इस जगह प्रकाल का नोक जो होता है उसको रखना है। और जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल को यहाँ पे रख करके आर्क काटना है, ठीक है। पूरे की पूरी ज्योमेट्री है, ध्यान दीजिएगा, आर्क काटना है इस तरीके से, ठीक है। सपोज मैंने इस तरीके से एक प्लेन में आर्क को काट लिया, ठीक है। अब यहाँ आर्क काटने के बाद थोड़ा अच्छा से काटता हूँ जिससे, हाँ, ये एक आर्क मैंने काट लिया। अब इस आर्क को काटने के बाद करना क्या है, इस पॉइंट से इस जगह पे एक टेंजेंट लाइन खींचना है। कैसा लाइन खींचना है, टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट समझ रहे हैं, स्पर्श रेखा जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये टेंजेंट लाइन मैंने खींच लिया, ठीक, ये टेंजेंट खींच दिया। अब ये टेंजेंट जहाँ पे टच किया ना, उस जगह से, यहाँ से, इस पॉइंट से एक रे लाइन खींचना है। लाइन नहीं, रे है ये, ठीक है। ये जो कि रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ठीक। ओके ओके, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा इंसिडेंट रे। अब इसके बीच में क्या करना है, एक नॉर्मल आपको डाल देना है। दिस इज नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, ओके। अब इसी के पैरेलल एक रे आप इधर भी खींच सकते हैं, नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पैरेलल खींचना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल खींचना है ना। जी हाँ, लगे कि पैरेलल है, अंदाजे खींच लेना है। हाँ, लगना चाहिए कि पैरेलल ये है। ओके, लग रहा है पैरेलल है। आप चाहें तो यहाँ भी नॉर्मल खींच सकते हैं। ओके ओके, बीच में होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये बीच में होता है।
और परपेंडिकुलर होता है। ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। ओके, अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहेंगे, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो एंगल है ना, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये एंगल रिफ्लेक्टेड होगा तो ये एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इतना करने के बाद ये जो आर्क जितना काटा है ना, ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप, यहाँ पे आर्क जितना काटा है ना, फिर से प्रकार को आर्क उतना ही रखना है और इस जगह पॉइंट करके यहाँ पर भी इसको काट लेना है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतना ही काट लेना है। ठीक है, ये पहले भी आप काट सकते थे या अभी भी काट सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से इस जगह से यहाँ से लेता हूँ। ओके, ये रहा, इस जगह, फिर इस जगह से पॉइंट यूँ इस जगह पे खींच देना है। जैसे ये यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, वैसे ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा होगा इंसिडेंट एंगल आई और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, ओके, डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ, ओ पी क्यूब आर। ठीक है, तो इस प्रकार OPQR नाम का एक मैंने इस तरीके से नाम दे दिया। देने के लिए इधर भी दे सकते हैं, यहाँ M रख दिया, इसका N रख दिया है ना, इसका S रख दिया। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दुनिया में जब कोई चीज़ आता है तो अपने हिसाब से नाम रखा जाता है। जी हाँ, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने में। पहले ये रे इंसिडेंट रे खींचना है, फिर इसी के पैरेलल एक रे खींच देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक आर्क यहाँ से काट लेना है। ठीक है, जितना भी लेना हो, कोई जरूरी कि मेजरमेंट करके इतना इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, जितना भी हो आप अपने हिसाब से बड़ा, एक बार परकाल खोलना है, काट लेना है, फिर वही चीज़ यहीं पर रख करके यहाँ भी काट लेना है। ठीक है, और यहाँ से टेंजेंट खींच लेना है, फिर उसके रिफ्लेक्टेड रे खींच लेना है। ठीक है, और ये यहाँ पे मिला देना है, इसको फिर यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इंसिडेंट एंगल ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये भी हमारा नॉर्मल N1 और इसका नाम देता हूँ N2। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम बात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इनसे एंगल I बराबर एंगल R प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ जो है। तो इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, O क्यूब P एंड ट्रायंगल ORP, ध्यान दीजिए, ORP, गौर कीजिए, दो हमारे पास ट्रायंगल है OQP एंड ORP के अंदर। बहुत आसान कैलकुलेशन। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए ना, तो OP बराबर OP, ये क्या है भाई साहब बताओ, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी ये वाला साइड आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ये वाला साइड OP आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, ये कॉमन है, इसलिए दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अगला देखिएगा, एंगल O क्यूब P इज इक्वल टू एंगल ORP, ये दोनों क्यों इक्वल हो गया, 90। ध्यान दीजिए, O क्यूब P मतलब ये वाला क्यूब एंगल और ORP ये वाला एंगल, दोनों 90-90 के रिलेशन से इक्वल हो गया। अगला स्टेप देखिएगा कि अगर मैं कहूँ तो OQ बराबर OR, ध्यान दीजिए, OQ बराबर OR, क्योंकि सेम आर्क के द्वारा काटा गया है, तो सेम आर्क से जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल लेंथ का होगा, इसीलिए तो फ्रॉम SAS, ध्यान दीजिए, ये क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, मतलब दो ट्रायंगल के SAS से साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारा कौन कौन ट्रायंगल है, OQP सिमिलर हो गया, कौन से, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके हो गए, ट्रायंगल ORP के। अब आपको ज्योमेट्री से बढ़िया से मालूम है कि जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो बताओ क्या होता है, उसके जब उन ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या कह सकते हैं, देन तब हम कह सकते हैं कि देन क्या कह सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कहाँ से, अबव रिलेशन, ये कॉन्ग्रेंट वाले रिलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल R है और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल I है ये हमारा इक्वल हो गया। दिस इज प्रूव्ड, समझ में आ गया। ओके, तो ये रहा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब अगला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है ना उसे प्रूफ करना। तो जल्दी इसको लिखिए, फिर मैं अगला करूं।
आइए अब देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं। तो फिर स्केल का यूज़ करना है, बिना स्केल का काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। पहला काम वही करना है, एक सरफेस लेना है। जो सरफेस कैसा होना चाहिए, हाँ इस बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं लेना है, इस बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यूज़ करना है। ठीक है, ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग होगा। ठीक है, अब फिर वही काम, पहला स्टेप। चलिए पहला स्टेप क्या है हमारा, इंसिडेंट रे को लेना है। ये रहा इंसिडेंट रे। फिर एक और सेम पैरेलल रे ले लेना है, उसी के सेम पैरेलल रे है, ये भी हमारा इंसिडेंट रे है। ये और ये दोनों हमारा इंसिडेंट रे है, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये इस जगह पे आया, ये इस जगह पे इंटरफेस हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा, ये लाइट, ये रेडर मीडियम है, रेडर है, और ये मान लीजिए डेंसर है, मान लीजिए हवा है, ये पानी है। ठीक, अब मैं ऐसा कहूँ कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो v1 है, और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v2 है। ठीक है, v1 और v2 दो अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट के स्पीड अलग अलग होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये लाइट रेडर से डेंसर में जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, कुछ बेंड करेगा। ठीक है, ये लाइट बेंड करेगा, लेकिन बेंड करेगा तो फिर करना क्या है, फिर स्केल का यूज़ करना है, प्रकाल का यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब इस बार इधर नहीं काटना है, इस बार कहाँ रखना है, प्रकाल को लगाना है, खोलना है, और इस बार आर्क आपको इस प्रकार बनाना है। ठीक है, इस प्रकार नीचे बनाना, ऊपर नहीं बनाना है। इससे पहले ऊपर बनाया था रिफ्लेक्शन में, और रिफ्लेक्शन में कुछ इस प्रकार आपको आर्क काटना है। ये भी सही नहीं लग रहा है भाई, अब सही है। ठीक है, अब जब स्केल का यूज़ करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आपका बनेगा। ठीक है, जब आप प्रकाल का यूज़ करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव रे को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको गुजार देना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव रे यहाँ से गुजर गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लेना है। देखते जाइए कितना आसान है, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, ये रहा नॉर्मल। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी के सेम पैरेलल रे एक हमको यहाँ खींच लेना है। इसी के क्या कहा मैंने, इसके पैरेलल होना चाहिए, तो ये मैंने पैरेलल खींच लिया है इसके। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव रे पैरेलल खींचना है, जैसे इंसिडेंट रे पैरेलल खींचा था। यहाँ भी आपको क्या करना है बताओ, यहाँ भी नॉर्मल आपको खींच लेना है। फिर ये रहा नॉर्मल। ठीक है, ये n1 नॉर्मल है और ये n2 नॉर्मल है। ठीक, अब ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए, हाँ, और ये जो आर्क आपने काटा है ना, सेम जितना ये आर्क है उतना ही ये आर्क है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यूँ मिला दिया। ठीक, इसका नाम फिर वही रखता हूँ, OP क्यूब R। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका नाम रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इंसिडेंट होगा। ठीक है, ये एंगल कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ओके राइट, अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से Q से P, ये कितना होगा, डिस्टेंस बराबर आपने पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड क्या है v1। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक जो लाइट आया वो कितना टाइम लिया, तो डेल्टा टी, छोटा सा टाइम लिया। यहाँ भी ये छोटा सा टाइम लिया, कितना, डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू डेल्टा टी। फिर सेम उसी तरह से चलो ठीक है, यहाँ है डेल्टा टी, तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा, v2 वेलोसिटी कितना है, v2 लाइट के इस मीडियम के अंदर, डेंसर के अंदर, और यहाँ रहा ये डेल्टा टी। ठीक है, तो ये ओ से आर के बीच का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते इसका कैलकुलेशन की ओर। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो रिफ्रैक्शन के लॉ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए बच्चों। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल OP क्यूब, गौर कीजिएगा, OP क्यूब, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसमें साइन I के वैल्यू लिखा तो साइन बराबर क्या, P/H, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो P कितना है बता दो, P हो जाएगा P/OP। ठीक है, तो साइन I इज इक्वल टू P क्यूब का वैल्यू कितना है बताइए, v1 डेल्टा टी, और OP का वैल्यू कितना है, OP को OP ही रहने देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल, अब नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आइए, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो इन ट्रायंगल OPR, ध्यान दीजिए OPR के अंदर, तो फिर यहाँ मैं किसका वैल्यू निकालूँ, साइन R ले लेता हूँ। तो साइन R बराबर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कितना होगा, OR बट्टे
ओ पी। तो साइन आर इज इक्वल टू ओ आर का वैल्यू कितना है, ओ से आर के बीच की दूरी बताइए, V2 इंटू डेल्टा टी और डिवाइड बाई ओ पी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, साइन आई बट्टे, कितना आसान है देखते जाओ, साइन आई बाई साइन आर, V1 डेल्टा टी बट्टे ओ पी और होल डिवाइड बाई V2 डेल्टा टी बट्टे ओ पी। तो ओ पी से ओ पी खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिए, V1 डेल्टा टी डिवाइड बाई V1 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो साइन आई बट्टे साइन आर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो V1 बट्टे जो बचा V2, गौर कीजिएगा, तो वेलोसिटी बाई, मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम मतलब रेड मीडियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, इन दोनों मीडियम के वेलोसिटी का जो रेशियो होता है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो रेयर से डेंसर में जाता है, तो डेंसर बाय रेयर का जो वेलोसिटी का रेशियो होता है ना, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो कि एक कांस्टेंट है, यही हमारा इसको हम शॉर्ट में, चलो पहले एक बार लिख देता हूँ, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, आर आई। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। यही हमारा प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो हाइजन प्रिंसिपल क्या उसे बताइए, वो मैं बता दिया। उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। तो ओके, आई होप कि आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपके दिमाग में जाएगा। और यही चीज़ आपको बोर्ड में जाकर लिखना है, एग्जाम में जाकर लिखना है, और कुछ नहीं करना है। पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं काटने वाला है, न कटेगा इसमें से, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, वेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, मैं जाते जाते बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी बताइए। देखो भाई, अली सर के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करो, अली सर के चैनल पे आओ, और आप एक दिन में भी चाहें तो पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। चाहे तो पूरे 1 आवर्स बैठ करके अगर मेरा पूरी वीडियो देखेंगे 1 से 2 घंटे में, या 2 से 3 घंटे में, एक दिन में आप तैयारी करके आप बोर्ड के एग्जाम बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।